प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। हम लोग स्नातक खंड 3 प्रतिष्ठा, हिंदी प्रतिष्ठा के 6ठे पेपर में हैं, जिसमें काव्य शास्त्र का अध्ययन करना है। और हम लोग काव्य हेतु पर चर्चा कर रहे थे। काव्य हेतु पर चर्चा के पूर्व कवि के संबंध में चर्चा की गई। पिछले क्लास में हमने काव्य हेतु पर चर्चा की थी। काव्य हेतु अर्थात वह कौन सा कारण है जिसके कारण काव्य का सृजन होता है। हम लोगों ने काव्य सृष्टि के 3 मुख्य हेतुओं की चर्चा पिछले क्लास में की थी। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसी को केंद्र में रखकर हम लोग संस्कृत आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट काव्य हेतु का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार फिर से यह बतला देना जरूरी है कि प्रतिभा ही काव्योत्पत्ति का मूल कारण मानी गई है, ऐसा अधिकांश आचार्यों ने स्वीकार किया है। और प्रतिभा के अंतर्गत सहजा और उत्पाद्या 2 तरह की प्रतिभा मानी गई है। सहजा जो कि जन्मजात प्रतिभा होती है, और उत्पाद्या जिसका कि विकास देवाराधना या मंत्र बल से होता है, जिसे उपार्जित शक्ति कहते हैं, जिसके कारण अभ्यास अथवा प्रयत्न के द्वारा अल्प प्रतिभा होने पर भी काव्य रचना की ओर कवि जो है वह प्रवृत्त हो जाता है। व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता, जो कि ज्ञान प्राप्ति से आती है। कवि लौकिक एवं शास्त्रीय विषयों का अध्ययन मनन करते हुए काव्य परंपरा का अनुशीलन करता है और उसके सहारे ये जो है वह अपनी कृति को अधिक उपयोगी और सुंदर बनाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न शास्त्र आते हैं: छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, शब्दकोश आदि आदि। और तीसरा हेतु जो है अभ्यास, अर्थात निरंतर कवि कर्म करते रहना, निरंतर काव्य रचना में संलग्न रहना। और इस संलग्नता के साथ से रचना में परिपक्वता आती है तथा कवि को सत्य संगति में बने रहने की बात कही गई है, अर्थात काव्य मर्मज्ञों का सानिध्य प्राप्त करते रहने की बात कही गई है। इसी आलोक में हम लोगों ने कुछ आचार्यों की परिभाषाओं के काव्य हेतुओं को देख लिया है। भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। और यह भी देखा है कि इन आचार्यों में कुछ न कुछ भिन्नता है। अब आगे कुछ और आचार्य हैं जिनके मतों को देख लेने के उपरांत हम निष्कर्ष पर विचार करें। अगले आचार्य हैं राजशेखर।
काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर हेतु मानते हैं। उनके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, स्मृति, मति और प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो 3 हेतु माने गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों का काव्य का श्रेयस्कर हेतु मानते हैं। और बुद्धि के 3 प्रकार उन्होंने किए हैं, स्मृति, मति और प्रज्ञा, और तीनों में भेद किया है। पूर्व विषयों का स्मरण कराने वाली बुद्धि को इन्होंने स्मृति कहा है। वर्तमान विषयों का मनन करने वाली बुद्धि को इन्होंने मति कहा, और भविष्य दर्शनी अथवा दीर्घदर्शनी बुद्धि को इन्होंने प्रज्ञा कहा है। कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह भविष्य दृष्टा होता है, आगे की बात लिखता है, कवि हो या साहित्यकार जो भी हो। जैसे कि हम एक उदाहरण सामने रख रहे हैं, प्रेमचंद के गोदान का बड़ा ही रोचक प्रसंग है। वह प्रसंग जब माता दिन के मुख में चमारों का कुनबा आकर के खलिहान में उसके मुख में हड्डी घुसेड़ देता है। उसके पीछे की कहानी यह है कि माता दीन के द्वारा सिलिया गर्भवती हो चुकी है। सिलिया जो कि जाति से चमारिन है और माता दीन ब्राह्मण है। माता दीन के घर में ही कृषि कार्य करने के लिए जाया करती थी, कार्य करती थी, और माता दीन ने उसका तन और मन तो ले लिया था, लेकिन फिर भी बदले में कुछ देने की उसकी चाहत नहीं थी। तो गर्भवती होने के बाद मर्यादा का प्रश्न उठता है, व्यवस्था का प्रश्न उठता है। तो प्रतिकार स्वरूप चमारों का कुनबा खलिहान में सरेआम माता दीन के मुख में हड्डी घुसेड़कर उसे नापाक कर देता है। तो यह घटना संकेत है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आगे चलकर अगर अन्याय और अत्याचार अछूत समझी जाने वाली दलित जातियों पर करोगे तो उसका इसी तरह का फल भुगतना होगा। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद में हम आगे की सोच देख सकते हैं। आज ऐसी स्थिति है। तो इसलिए कवि में भविष्य दर्शनी प्रतिभा होती है, प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, जिसके आधार पर वर्तमान के माध्यम से कवि भविष्य का संकेत करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, साहित्य में विद्यमान हैं। अब तो जो 3 प्रकार की बुद्धि मानी गई, स्मृति, मति और प्रज्ञा, राजशेखर ने तीनों ही प्रकार की बुद्धि को कवि के लिए आवश्यक और उपयोगी माना है। साहित्य सृजन में, काव्य सृजन में ये तीनों ही प्रकार की बुद्धियां जो है वह काम करती है। राजशेखर ने कवि कर्म के लिए समाधि की अवस्था पर बल दिया है।
कहने का मतलब है कि कवि कर्म, काव्य सृजन, साहित्य सृजन साधारण काम नहीं है जो चलते फिरते किया जाए। उसके लिए कवि को समाधिस्थ चित्त में जाना होगा। कवि दीन दुनिया को भूलकर बिल्कुल एकाग्र भाव से अपने काव्य का सृजन करेगा तो उत्कृष्ट काव्य का सृजन होगा। इनके अनुसार शक्ति जो है काव्य हेतु का आवश्यक तत्व है, सबसे आवश्यक तत्व है, और राजशेखर शक्ति को प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से अलग स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि शक्ति कर्तरी रूप होती है और प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति कर्म रूप। इसमें भेद स्वीकार करते हैं, हालांकि यह भेद बहुत दूर इनका नहीं जा पाता है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा कवि के हृदय में शब्द समूह, अर्थ समूह, उक्ति मार्ग एवं काव्य के अन्य उपादानों को प्रतिभाषित करती है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो प्रतिभा संपन्न होता है वह वस्तु को प्रत्यक्षवत देख सकता है जिसमें प्रतिभा होती है, जबकि प्रतिभाहीन व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ भी अप्रत्यक्ष से ज्ञात होते हैं। होता है ऐसा। एक ही चित्र को एक सामान्य प्राणी भी देखता है और एक कवि हृदय भी देखता है। अब उर्मिला के चित्र पर हाथ रखने की चर्चा है एक चित्र में, जिसके आधार पर कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, और जिसकी प्रेरणा पाकर साकेत काव्य का सृजन मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हुआ। तो चित्र हर प्राणी देखता है, लेकिन उस चित्र में भावना, संवेदना, कल्पना, उसकी गूढ़ता, उसकी महत्ता का एहसास, जिसमें प्रतिभा होती है, वही करता है। प्रतिभा संपन्न कवि उसमें से ढेर सारे तत्वों को खोज निकालता है, जबकि सामान्य प्राणी सामान्य रूप से देखता रह जाता है। बिहारी का एक दोहा है, नभलाली चाली निशा चटकाली धुनिकीन रतिपाली आली अनत आए बनमाली। इसी तरह का एक चित्र है जिसको कि घटनाएं तो इस प्रकार की बहुत होती हैं, लेकिन कवि हृदय अपने ढंग से महसूस करता है। तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति पदार्थ को प्रत्यक्षवत देख सकता है, महसूस कर सकता है, उसमें से कवि कर्म के तत्व खोज सकता है, लेकिन प्रतिभाहीन व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख करके भी वह उसे कुछ नहीं मिलता। किसी सुंदर कन्या के नेत्र, लहराते हुए बाल, द्वितीया के चंद्र की भांति दीप्तिमान ललाट, उसके होठ, उसके कपोल,
आदि को देखकर उसके सौंदर्य पर कवि जो है पंक्तियां खर्च कर देता है। सामान्य प्राणी के लिए उस पर कोई पंक्ति नहीं निकलती है। तो यह तो प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाहीन के बीच का अंतर होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजशेखर ने भी सहजा, आभ्यासिक और औपदेशिक प्रतिभा को स्वीकार किया है। प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से शक्ति का विविध रूप में विस्तार होता है, ऐसा राजशेखर मानते हैं। ये शक्ति को थोड़ा भिन्न करके मानते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत दूर तक भिन्नता प्रदर्शित नहीं कर पाते। वस्तुतः शक्ति ही प्रतिभा है या प्रतिभा ही शक्ति है। तो इन्होंने, राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दो हेतुओं को प्रमुख माना है। अभ्यास पर इनका ध्यान नहीं रहा है। इसके बाद अगले आचार्य हैं महीम भट्ट। काव्य लक्षण का अध्ययन करते हुए भी हम लोगों ने इनके लक्षण को देखा था। महीम भट्ट शक्ति तथा व्युत्पत्ति को संवेत रूप से काव्य का हेतु मानते हैं तथा गौण रूप से अभ्यास का भी संकेत करते हैं। कहने का मतलब है कि महीम भट्ट जो काव्य के तीन प्रमुख हेतु दिख रहे हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास, इसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद आते हैं आचार्य मम्मट। काव्य लक्षण के क्रम में मम्मट ने काव्य प्रकाश में जो लक्षण दिया काव्य का, उसको ग्राह्य माना गया। मम्मट काव्य हेतु के निर्धारण में शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास तीनों को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि प्रतिभा ही शक्ति है, जो कि उचित है। ये प्रतिभा या शक्ति को काव्य का बीजभूत संस्कार मानते हैं, मूल तत्व मानते हैं। इसके अभाव में काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। अर्थात प्रतिभा नहीं होगी तो निपुणता और अभ्यास का महत्व नहीं रह जाता है। प्रतिभा कवि के अंदर हर हाल में होनी चाहिए। प्रतिभा के अभाव में काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती और यदि होगी तो वह उपहास का कारण बन जाएगा। काव्य प्रकाश में इन्होंने कहा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहासनीयम स्यात्। वही बात कि शक्ति के बिना यानी प्रतिभा के बिना काव्य का सृजन नहीं हो सकता और अगर होगा तो वह उपहासनीयम स्यात्, उपहास का कारण होगा। अब इसके बाद हम आते हैं आचार्य हेमचंद्र की ओर, जिन्होंने काव्यानुशासन में काव्य हेतु पर विचार किया है और इन्होंने प्रतिभा को काव्य निर्माण का प्रधान कारण माना है और अन्य आचार्यों ने भी इसे माना है। इनका कहना है कि इसके अभाव में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास व्यर्थ हो जाते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने मम्मट के काव्य प्रकाश का उदाहरण देखा। इनके अनुसार प्रतिभा दो प्रकार की है, सहजा और औपाधिकी।
जिस प्रकार प्रकाश स्वभाव वाले सूर्य के ऊपर मेघ आवरण की भांति आच्छादित हो जाते हैं, अर्थात सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, लेकिन सूर्य कभी कभी जब बादलों से आच्छादित हो जाता है तो प्रकाश जो है दब जाता है, लेकिन जैसे ही आवरण उससे हटता है तो वह उसका जो नैसर्गिक प्रकाश है वह प्रस्फुटित हो जाता है। तो वही प्रतिभा है। उस प्रतिभा को मेघ रूपी आवरण ढक सकते हैं, अल्पकाल के लिए, चिरकाल के लिए नहीं ढक सकते। तो हेमचंद्र कहते हैं कि यह प्रतिभा, यह प्रकाश दो प्रकार से उद्भासित होता है। एक तो स्वतः और दूसरे मंत्र तंत्र अथवा देव आराधना अथवा किसी विद्वान की अनुकंपा से उसके अंदर की प्रतिभा को जगाया जाता। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र पार करना है और चिंता मग्न है कि कौन 100 योजन का समुद्र लांघेगा, और हनुमान जी में वह शक्ति थी लेकिन उनको साफ था, जिसके कारण उनको स्मरण नहीं था। जब कहा गया कि का मौन साधी रहा बलवाना, तो उनको अब उनकी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र लांघ दिया। तो ऐसा होता है। कभी कभी प्रतिभा कुछ कारणों से दबी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही वह उस चिंगारी को, प्रतिभा रूपी चिंगारी को हवा लगती है तो वह अपना रूप धारण कर लेती है। अब इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ जी के मत को देखें, जिन्होंने कहा था रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। तो पंडित राज जी काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु प्रतिभा को मानते हैं और किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। ये व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु नहीं मानते। उनका कहना है कि ये प्रतिभा को मदद करने वाले तत्व हैं। मूल तत्व जो है प्रतिभा है, तो मूल तत्व तो है ही, लेकिन जो है व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का भी उतना ही महत्व है। बिना अनुभव के, बिना अभ्यास के उत्कृष्ट साहित्य जब तक कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, काव्य रचना का सही अभ्यास नहीं होगा, उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करना कठिन होता है। इसलिए इनकी परिभाषा का आधुनिक काल में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने खंडन किया और कहा कि सिर्फ प्रतिभा को काव्य हेतु मानना अतिवादी दृष्टि है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कहना कि सिर्फ प्रतिभा द्वारा ही रमणीय अर्थ का प्रतिपादन होता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। व्युत्पत्ति और अभ्यास भी उतने ही महत्व के तत्व हैं। तो इस तरह से काव्य हेतु के संदर्भ में हम लोगों ने प्रमुख संस्कृत के प्रमुख आचार्यों के दृष्टिकोण को देखने का प्रयास किया और हर आचार्य में के दृष्टिकोण में कुछ न कुछ भिन्नता नजर आई, लेकिन समग्रतः जब हम विचार करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि संस्कृत आचार्यों के द्वारा काव्य सृष्टि के 3 हेतुओं का निरूपण हुआ है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। घूम फिरकर एकाद अपवाद को छोड़कर सभी आचार्य इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। आचार्य यह भी स्वीकार करते हैं कि
इन तीनों में जो मूल है वह प्रतिभा है। काव्य का मूल हेतु जो है वह प्रतिभा है। बिना प्रतिभा के काव्य सृजन नहीं होगा, और होगा तो उपहासजनक होगा। सभी आचार्य यह भी स्वीकार करते हैं, सभी आचार्य ऐसा स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा मूल कारण है, किंतु व्युत्पत्ति या निपुणता भी काव्य हेतु का प्रमुख अंग है, जिसके द्वारा कवि काव्य एवं शास्त्र परंपरा का अवगाहन कर लोक व्यवहार में निष्णात होता है। अर्थात प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति भी महत्व का अधिकारी है, और जब तक कि निपुणता हासिल नहीं होगी, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक प्रतिभा रहते हुए भी कवि जो है अपूर्ण होगा, उसका एहसास सटीक नहीं होगा। इसलिए निपुणता की भी उतनी ही जरूरत है, और उस काव्य रचना को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए, जिसको कहते हैं प्रवाहमय बनाने के लिए, अभ्यास की भी जरूरत होती है। निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है, और काव्य मर्मज्ञों की संगति आवश्यक होती है। काव्य चर्चा विद्वानों के बीच आवश्यक होती है। काव्य चर्चा के क्रम में काव्य दोषों का मार्जन होता है, और सुनकर समझकर नई नई उद्भावनाओं का भी उदय होता है। अभ्यास से काव्य जो है वह दोष रहित, सौष्ठवपूर्ण और परिनिष्ठित रूप को प्राप्त करता है। इसलिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के हेतु हैं। भारतीय आचार्यों ने जो मत दिया है उसका निष्कर्ष यही है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के हेतु हैं, जिसमें प्रतिभा का सर्वोच्च स्थान है। और भारतीय आचार्यों का जो यह मत है, इसी मत को रीतिकाल और आधुनिक काल के विद्वानों ने भी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ, थोड़े बहुत भेदभाव के साथ स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि काव्य हेतु का मतलब यह हुआ कि काव्य के कारण, काव्य सृजन के कारण तीन हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रतिभा, उसके बाद व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास मिलकर काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, और जब श्रेष्ठ काव्य की रचना होगी तो कवि को भी गौरव प्राप्त होता है। इसलिए काव्य हेतु के अंतर्गत तीन मुख्य हेतु को हमारे साहित्य में स्वीकार किया गया है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रतिभा दो तरह की मानी गई, सहजा और उत्पाद्या। निपुणता, व्युत्पत्ति का मतलब हुआ निपुणता, काव्य शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने से कवि जो है निपुणता हासिल करता है, उसका ज्ञान का संसार विस्तृत होता है, उसका अनुभव संसार विस्तृत होता है। वह लोक और परलोक को, जड़ और जंगम को देखने की दृष्टि जो उसकी होती है, निपुणता प्राप्त करने के बाद विस्तार प्राप्त करती है। और अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहने की जरूरत है। भिन्न भिन्न कलाओं के ज्ञाता को, भिन्न भिन्न कलाओं के मर्मज्ञ को भी निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। छात्र को निरंतर पढ़ने की जरूरत होती है।
घोड़े को निरंतर फेरने की जरूरत होती है, सिपाही को निरंतर युद्धाभ्यास करने की जरूरत होती है। अर्थात जिसका जो काम रहता है वह काम, उस काम में निरंतरता रहने पर जो है वह कार्य सुगम होता है, सहज होता है, उत्कृष्ट होता है। तो हम एक बार फिर से यह मान लें कि काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो इसके साथ ही काव्य हेतु का यह वर्ग जो है, आज दूसरा था, काव्य हेतु का यह वर्ग पूरा होता है। हम समझते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को काव्य हेतु के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी थी वह मिल गई है और उन्होंने काव्य हेतुओं को हृदयंगम कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्लास में हम दूसरे विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।